हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टेट सी टेट स्टडी क्लासेस। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का वीडियो आपको मिलता रहे। तो आज के जो प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार के प्रश्न आपको टेट सी टेट के एग्ज़ाम हॉल में दिखाई पड़ेंगे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो किस प्रकार बच्चे का यह लक्षण प्रदर्शित कर रहा है तो ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है लेखन क्षमता डिस्ग्राफिया, दूसरा है गणितीय अक्षमता डिस्कैलकुलिया, और तीसरा है गति समन्वय अक्षमता डिस्प्रैक्सिया, और चौथा है पठन अक्षमता डिसलेक्सिया। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4, पठन अक्षमता डिसलेक्सिया। तो एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा पठन अक्षमता डिसलेक्सिया के लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, पठन अक्षमता डिसलेक्सिया। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, शैशव काल की अवधि है जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, जन्म से 1 वर्ष या जन्म से या 2 से 3 वर्ष। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1, जन्म से 2 वर्ष। तो शैशव काल की अवस्था जो है वो जन्म से 2 वर्ष की होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, जन्म से 2 वर्ष तक। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञात्मक विकास की अवस्था में है। नंबर 1 है ऑप्शन औपचारिक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, संवेदी गतिक, पूर्व संक्रियात्मक। तो चलते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बताइए इसका कौन। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञात्मक विकास की अवस्था में है तो उसे क्या कहेंगे, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विकास से की ओर बढ़ता है, जटिल से कठिन, विशिष्ट से सामान्य, साधारण से आसान या सामान्य से विशिष्ट। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, सामान्य से विशिष्ट। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे क्या कहा जाता है, सहयोग देना, सहभागी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम या समीपस्थ विकास। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, सहयोग देना। तो जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वह बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ
प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? सहयोग देना कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, सहयोग देना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अर्थात अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। नंबर 1 आत्म सातकरण, अहम केंद्रित, समायोजन या अनुकूलन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1 आत्मसातकरण। तो नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अर्थात अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया जो है वो आत्मसातकरण कहलाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, आत्मसातकरण। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मध्य बाल्यावस्था में भाषा किसके बजाय कौन सा अधिक होगा? तो इस ऑप्शन पहला है सामाजिकृत, अहम केंद्रित, जीववादी, सामाजिकृत, परिपक्व, अपरिपक्व, अहम केंद्रित या सामाजिकृत। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1 सामाजिकृत एवं अहम केंद्रित। तो मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, सामाजिकृत अहम केंद्रित। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों का एक कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, वह गतिविधियां जिसमें खेल शामिल नहीं होते, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4 बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। तो बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों का एक कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, वही गतिविधियां जिसमें खेल शामिल नहीं होते, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4 बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। तो बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल क्या है? बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कक्षाध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षाध्यापक ने विचार किया कि राघव में बुद्धि उच्च स्तरीय थी। तो इसका ऑप्शन है शारीरिक गतिबोधक, संगीतमय, भाषाई या स्थानीय। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2 संगीतमय। तो कक्षाध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपनी बुद्धि की बोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। तो कक्षाध्यापक ने विचार किया कि यह राघव में संगीतमय बुद्धि उच्च स्तरीय थी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, संगीतमय। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, लेओ वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में महत्व पर जोर देती है। नंबर 1 अभिप्रेरणा, नंबर 2 सांस्कृतिक उपकरणों, संतुलितकरण और गुणारोपण। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, सांस्कृतिक उपकरणों। तो लेओ वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, सांस्कृतिक उपकरण। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे अपने संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञात्मक रचनाओं को करते हैं किसके रूप में वर्णित है? नंबर 1 विकास का समीपस्थ क्षेत्र, स्कीमा मनोबंध, मनोवैज्ञानिक उपकरणों या उद्दीपक अनुक्रिया संबंध। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा?
तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2 स्कीमा मनोबंध। तो जीन पियाजे अपने संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञात्मक संरचनाओं को करते हैं किसके रूप में? स्कीमा मनोबंध के रूप में। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, स्कीमा मनोबंध। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में किस पर जोर होना चाहिए? सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, या हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने, या प्रदर्शन अभिमुख लक्ष्यों, या अभिवेदी स्वरूपों निर्देशों। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2 हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। तो एक समावेशी कक्षा में किस पर जोर होना चाहिए? हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? नंबर 1 है छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, छात्र जिसका अशक्त शरीर है, मंदित छात्र है, या विकलांग छात्र है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1 छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से छात्र जिससे शारीरिक दिव्यांगता है शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? नंबर 1 मूर्त अमूर्त संवेदिक, नंबर 2 अमूर्त मूर्त सामवेदिक, नंबर 3 है सामवेदिक मूर्त अमूर्त, नंबर 4 है अमूर्त सामवेदिक या मूर्त। तो किस प्रकार होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए आप लोग। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3 सामवेदिक मूर्त और अमूर्त। तो जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में जो विकास का क्रम है वो सबसे पहले सामवेदिक, फिर मूर्त होगा, फिर अमूर्त होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 होगा, सामवेदिक मूर्त और अमूर्त। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? नंबर 1 योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण, अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, या अध्यापक के एक पक्ष पर असफलता। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3 अधिगम की प्रक्रिया में बाधा। तो एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को अधिगम की प्रक्रिया में बाधा के रूप में देखा जाना चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, अधिगम की प्रक्रिया में बाधा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? नंबर 1 बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, नंबर 2 अनुकरण नकल और दोहराना, नंबर 3 विषय वस्तु को यत्रवत याद करना, नंबर 4 है संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4 संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। तो संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट बंडूरा जाने जाते हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत के लिए, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के लिए,
संवेगात्मक विकास सिद्धांत के लिए या नैतिक विकास सिद्धांत के लिए? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1 सामाजिक अधिगम सिद्धांत के लिए। तो अल्बर्ट बगडूरा जाने जाते हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत के लिए, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सी फ्रायड के मनोलैंगिक विकास की अवस्था नहीं है? नंबर 1 मुखावस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, गुप्तावस्था या गुदावस्था। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो निम्नांकित में से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था फ्रायड के मनोलैंगिक विकास की अवस्था नहीं है। बाकी मुखावस्था, गुप्तावस्था और गुदावस्था ये सभी फ्रायड के मनोलैंगिक विकास की अवस्था हैं। चूँकि यहाँ निगेटिव है इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। इसका ऑप्शन 2 सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है एक बच्चा कहता है कि माँ आज सूरज उदास है। वह निम्नांकित में से पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की किस सीमा की ओर संकेत कर रहा है? नंबर 1 आत्मकेंद्रण, नंबर 2 एनिमिज्म, नंबर 3 है आदर्शवाद, नंबर 4 है प्राकृतवाद। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2 एनिमिज्म। तो एक बच्चा कहता है कि माँ सूरज उदास है। वह निम्नलिखित में से पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की एनिमिज्म सीमा की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा एनिमिज्म। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है ब्रोफेन-वेनर के जैव परिस्थितिकीय मॉडल के अनुसार बच्चे के माता पिता उसके भाई बहन आदि उदाहरण हैं। सूक्ष्म तंत्र के, बृहद तंत्र के, बाह्य तंत्र के या समय तंत्र के। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1 सूक्ष्म तंत्र के। तो ब्रोफेन-वेनर के जैव परिस्थितिकीय मॉडल के अनुसार बच्चे के माता पिता उनके भाई बहन आदि उदाहरण हैं सूक्ष्म तंत्र के, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होगा सूक्ष्म तंत्र के। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सी स्वलीनता युक्त बालक के शिक्षण की एक विधि है? PECS, टेलर फ्रेम, ब्रेल या इसमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1 PECS। तो निम्नांकित में से PECS स्वालीनता युक्त बालक के शिक्षण की एक विधि है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होगा PECS। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है एक बालिका के उसके पिता के प्रति आकर्षण को फ्रायड ने कहा है इलेक्ट्रा ग्रंथ, नैतिक द्वंद्व, ओडिपस ग्रंथ या मौखिक ग्रंथ। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1 इलेक्ट्रा ग्रंथि। तो एक बालिका के उसके पिता के प्रति आकर्षण को फ्रायड ने इलेक्ट्रा ग्रंथि कहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होगा इलेक्ट्रा ग्रंथि। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन से पद का तात्पर्य एक विद्यार्थी के सही उत्तर की संभावना को बढ़ाने वाले संकेतों से है? नंबर 1 मस्तिष्क उद्वेलन, सलाह, प्रॉम्प्ट या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3 प्रॉम्प्ट। तो निम्नांकित में से प्रॉम्प्ट पद का तात्पर्य एक विद्यार्थी के सही उत्तर की संभावना को बढ़ाने वाले संकेतों से है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही होगा प्रॉम्प्ट। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है
एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि नंबर 1 ऑप्शन है, इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। नंबर 2 है, अधिगम केवल त्रुटियों के संशोधन पर निर्भर है। नंबर 3 है, इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। नंबर 4 है, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4। नंबर 4 त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। तो एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। नंबर 1, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, बच्चों को दंड देकर, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। तो अधिगम अभिप्रेरणा को प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर कायम रखा जा सकता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, शर्मिंदगी है बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। किसके भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। नंबर 3 है, किसका संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। नंबर 5 है, किसका संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4, संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो शर्मिंदगी क्या है, संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में है। नंबर 1, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। नंबर 2, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। नंबर 3 है, बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है। नंबर 4 है, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। नंबर 1, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, असफलता अनियंत्रित है, योग्यता सुधार्य है, या योग्यता अटल है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3, योग्यता सुधार्य है। तो अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। तो योग्यता सुधार्य ये सही है, बाकी सब गलत होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है, योग्यता सुधार्य है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। नंबर 1, बारंबार परीक्षाएं। नंबर 2, अन्वेषण और संवाद। नंबर 3 है, प्रतिस्पर्धा आधारित स्पर्धाएं। नंबर 4 है, पाठ्यपुस्तक केंद्रित शिक्षा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2, अन्वेषणात्मक और संवाद। तो निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। तो नंबर 2 सही होगा, अन्वेषण और संवाद। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, वो आंतरिक रूप से विप्रेरित हो। तो मित्रों, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसी के साथ यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और तैयारी अपना करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।